कर दिया, डिस्क्लेमर चल रहा है। डिस्क्लेमर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देखें हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, कराची की सर्दी इंजॉय करते रहें। कराची की बहुत मज़े की सर्दी, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सर्दी है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं, एक तो आपके पास गैस नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि लोड शेडिंग है गैस की काफ़ी इलाकों में। कराची के काफ़ी इलाकों में नहीं आ रही, मुझे और शहरों का इतना कंफर्म नहीं है। कराची के काफ़ी इलाकों में गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से गीज़र ऑन नहीं होता, जिसकी वजह से जिन लोगों के घर अगर गीज़र नहीं है तो वो चूल्हे पे पानी गर्म करते थे, वो भी नहीं कर सकते। तो फिर सुबह जो बेचारे जॉब पे जाते हैं उनको बड़ा मसला होता है। हमारी तरह जो लोग हैं उनको सुबह ठंडे पानी से जो है शावर भी लेना पड़ता है और अपनी तैयारी भी करनी पड़ती है, और फिर बाहर आके पता चलता है कि ठंड वाकई बहुत ज़बरदस्त है। पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें सब मौसम दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर मौसम का अपनी अफादियत है, उसके अपने फ़ायदे हैं। सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार, सारे मौसम की, गर्मी का मौसम, धूप भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर जिन ममालिक में धूप नहीं होती है और इस तरह का ही मौसम रहता है तो विटामिन डी की कमी उन लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्किन की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें सब तमाम मौसम मिले हैं कि हम बहुत सारी बीमारियों से इस मौसम की वजह से बचते हैं। अच्छा जी, सेफ्टी लाजमी है कि मौसम इस तरह से चल रहा है तो आप लोगों ने, क्योंकि आपको पता है साथ साथ कोरोना का भी एक जो है सिलसिला 2 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने करना ये है कि सर्दी का मौसम अगर फ्लू हुआ और अल्लाह ना करे फ्लू आगे जाते जाते किसी और शक्ल में ना चला जाए, तो कोशिश करें कि शाम को दिन को बाहर निकलते हैं तो सर ढक लें या कपड़े थोड़े गर्म पहन लें, या ग़िज़ा जो है वो अपनी इस तरह से रखें, गर्म ग़िज़ाएँ, कॉफ़ी या सूप, यखनी, इस तरह की चीज़ें खाएं। ठंडे जो मशरूबात हैं उनसे दूर रहें, वरना कुछ लोग तो आज भी मैंने अपने आसपास देखे कि वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। हालांकि ऐसी ड्रिंक्स जो है वो सर्दी में नहीं पीनी चाहिए, वरना आप फ़ौरन से बीमार हो सकते हैं, आपको आपका गला ख़राब हो सकता है। तो इन चीज़ों से अगर हम मौसम स्टार्ट होते ही अपनी अपनी जो रूटीन होती है उसको चेंज कर लें तो मेरे हाल से आप बीमार उतना नहीं होते जितना आप रूटीन उसी रूटीन पे रह के बीमार होते हैं। ये थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं हम ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। अच्छा, मेरा तो ये है कि मैं सर्दी और गर्मी दोनों जो भी हो तो उस मौसम के आते ही मैं पानी ठंडा गर्म जो है वो बिल्कुल तरीके से, मुझे सर्दी आने वाली होती है और मैं नॉर्मल पानी पीना शुरू कर देती हूँ, पहले से ही अपनी बॉडी को आदत डाल देती हूँ। और जब गर्मियाँ आना शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ठंडा पानी पीना शुरू कर देती हूँ। खाने का ये है कि खाना बहुत ज़्यादा पेट भर के मैं शुरू से नहीं खाती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि भूख रख के खाना खाना चाहिए, तो आप एक्टिव भी रहते हो और बाकी मामलात भी अच्छे होते हैं आप लोगों के। तो ये सारी चीज़ें हैं, मौसम की बहुत सारी बहारें हैं, मौसम के इतने मज़े मज़े के फ्रूट्स आए हुए हैं कि आप जब बाहर निकलो और आपको ठेलों पे नज़र आए, माशाल्लाह कराची पे जब मुझे वो कीनू और ये सारी चीज़ें नज़र आती तो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें हम जैसे गुनहगार लोगों के लिए इस दुनिया में उतारी हैं और फिर इस काबिल भी बनाया है कि इन नेमतों को हम ले सकते हैं, अपने घर ला सकते हैं और इनको खा सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र हमेशा अदा करना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में शुक्र अदा करे, क्योंकि उसमें भी अल्लाह अपने बंदे के लिए बेहतरी ही समझता है, वो इसलिए उस हाल में रखता है। तो कभी भी नाशुक्री ना करें, शुक्र गुजारी लाजमी करनी चाहिए। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे अपने शो पे। हमारे साथ मौजूद है PSP से फयाज खान साहब, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, बताएं। मौसम बड़ा अच्छा मज़े का चल रहा है, ठंडा मौसम है, रिलैक्स, सब अपने घर में सुकून में शाम को जाके मूंगफलियाँ लेके जाते हैं, फिर बच्चों के साथ, बीवी के साथ, फैमिली के साथ बैठ के चाय, मूंगफली, ये सारी चीज़ों का तो एंजॉय करें। सियासत का मौसम कैसा चल रहा है, ज़रा इस पे हम बात करते हैं। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। बात दरअसल ये है कि सियासत का मौसम तो आपके सामने है कि जो आपने इतनी अफादियत गिनवाई सर्दी के मौसम की, आवाम के लिए तो ये सर्दी जहमत से कम नहीं है, क्योंकि गैस आ नहीं रही। एग्जैक्टली। लोग
हीटर चला लेते थे, बिजली का पता नहीं है, गैस का पता नहीं है। और सियासत के मौसम की बात, हर बंदा अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहा है। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो सब अपने मफादात के चक्कर में लगी हुई हैं। जैसे पीपल्स पार्टी को देखें, अभी पिछले दिनों उन्होंने जो बगैर ओपोजिशन के जो तरमीमी बिल, लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस जो मंजूर करवाए असम्बलियों से, उसके चक्कर में यहाँ पर वो लसानियत की हवा को फ़रोग दे रहे हैं। पंजाब में आप चले जाएं, वो वहाँ पे नून लीग और पीटीआई का फड्डा है। केपीके में वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो रहे हैं। तो यानी कि समझ लो कि वो हर बंदा जो हमारे मुल्क की सियासत है वो आवाम की नहीं, अपने मफादात की जंग लड़ते हुए नजर आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये इस तरह की जंग जो आपस में शुरू हो चुकी है, तो मुल्क के लिए सोचने का टाइम मिलेगा? ये तो अब ये वो वाली एक जंग हो गई है ना कि ये बेहतरी की तरफ अगर काम कर रहे हैं तो इनको काम करने से रोकना है, ये अगर एक कदम आगे जा रहे हैं तो हमने इनको रोकना है, या ये चीज होने जा रही है इसको खत्म कर देनी है, या ये काम करें इससे और नुकसान होगा लोगों को और मसाइल बढ़ेंगे। तो ये वाली जंग तो मतलब हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए भी अच्छी नहीं है। असल में मसला ये है कि बदकिस्मती से तो हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है, ये मेरी नज़र में और हमारी नज़र में, हमारी पार्टी की नज़र में बदतरीन आमरीत है, बदतरीन आमरीत। क्योंकि जब भी ये जमहूरियत आई है तो आप ये देखेंगे कि जो बराह रास्त जिसका फ़ायदा आवाम को होता है वो लोकल गवर्नमेंट के एक मजबूत निज़ाम से मुमकिन है। मगर जब भी आपने देखा है कि हमारी जमहूरियत आई है तो वो सारे इख्तियारात वो जाके ना सीएम और प्राइम मिनिस्टर के पास पार्क हो जाते हैं, और जो आवाम के बुनियादी हकूक़ हैं वो आवाम तक नहीं पहुंच पाते। अब हमारी पार्टी इसी चीज़ पे फोकस कर रही है और आवाम को आगाही भी फराहम कर रही है कि पाकिस्तान में मुकम्मल एक बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए जिसमें आवाम को अपने बुनियादी हकूक़ के लिए या दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़े और वो अपने मसाइल अपनी गली में हल करवा लें। और इसी हवाले से हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने तीन यानी कि इसके सलूशन पेश किए हैं। नंबर वन, मुस्तफ़ा भाई ने ये बताया कि जो हमारा जो बल्दियाती निज़ाम है इसका आइन में मुकम्मल इसके इख्तियारात को वाज़ेह किया जाए। नंबर टू में कि जो एनएफसी अवार्ड दिया जाता था सूबों को, वो अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बराह रास्त वो पीएफसी अवार्ड के अंदर यानी कि ज़िलों के अंदर वो फंड्स पहुंचे जाएं ताकि लोग अपने बुनियादी हकूक़ के लिए वो मुआविन साबित हो। और नंबर थ्री में कि जब तक इलेक्शन नहीं करवाए जाएं, जब तक हमारी जो सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट एक अच्छी और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद नहीं करवाती और जिसके तहत गलियों के कौंसलर, नाज़मीन, शहर के मेयर वगैरह नहीं आते, जब तक इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। तो ये इन तीन शिकों के अलावा मैं नहीं समझता कि अवाम को इस नाम नहाद जमहूरियत से कोई फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपने बल्दियात पे बात की तो मैं ये कहना चाहूँगी, जितना कराची अब मैं देखती हूँ, इतना कराची तो मैंने पहले कभी गई नहीं ऐसे इलाकों में, अब मुझे जाना पड़ता है। तो मैं कराची का जो हाल देखती हूँ, जो सड़कों का हाल, जो सीवरेज का निज़ाम हमारा ख़राब हो चुका है, लोग जितने ज़्यादा परेशान हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कराची में बल्दियाती निज़ाम तो है ही नहीं सिरे से, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा, लोग इतने शदीद परेशान हैं। और वो इलाके इस काबिल भी नहीं, आप सर जाने की तरफ चले जाएं, आप औरंगी, न्यू कराची, इन एरिया में अगर आप जाएं तो आप हैरान हो जाते हो कि हम किसी गोठ में, किसी गांव देहात में आए हुए हैं, हम किन कराची शहर में। मतलब ये सिस्टम तो मुझे तो नज़र नहीं आता कि आगे बेहतर होगा। फिर बात ये आगे 18वीं तरमीम के बाद सूबा अपने फैसले खुद कर सकता है, ठीक है। तो फिर बात ये होती है कि जो मैं अवाम से अक्सर बात करती हूँ तो वो सारा जो मुद्दा है, बल्दियात कौन देख रहा है, किसके पास है, वो सारी चीज़ें अवाम को इतनी शायद क्लियर नहीं है कि वो फ़ौरन से आवाज़ उठती है तो वो कहते हैं इमरान खान साहब की वजह से ना ये यहाँ पे देखो हमारा सिस्टम ही नहीं ठीक हो रहा, हमारा सीवरेज का निज़ाम 4 महीने से ख़राब हुआ है, हमारे पानी की लाइन ख़राब हुई हुई है। तो शायद अवाम को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा काम किसका है। इस पर क्या कहना चाहिए? असल में बात दरअसल ये है कि 18वीं तरमीम के हवाले से पिछले 13 साल से तो बिलखसूस सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो पीटीआई से तो हमारा ये शिकवा है कि उन्होंने हमें बचाया नहीं, मगर असल मारा तो हमें पीपल्स पार्टी वालों ने। अब 13 साल से वो मुसलसल इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं
और तमाम हुकूमती इदारे उनके मुकम्मल कंट्रोल में है, और कोई एक ऐसी सीट हुकूमती एहलकार की खाली नहीं है कि जो वहाँ पे बंदा नहीं बैठा हो। उसके बावजूद कल मसाइल 10 थे, आज मसाइल 50 हो गए हैं। मैं ये समझता हूँ जिसकी बुनियादी वजह करप्शन है, और उसके दूसरे नंबर पे ये दही और शहरी इलाकों में जो इनकी अभी खुल के सामने जो आ गया है कि वो हद से ज़्यादा नफरत के इस 2.5 लाख नौकरियां इन 2 सालों में कराची शहर के किसी शहरी को नहीं मिली। तो ये चीज़ें ये जानबूझ के क्योंकि डिलीवर ये कर नहीं पा रहे, अब ये शहर को लसानियत की तरफ लेकर जा रहे हैं ताकि फिर से फड्डा हो। और क्योंकि इलेक्शन करीब है, बल्दियात की भी इलेक्शन की बातें सुनने में आ रही है हमारे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो फड्डा हो और लोगों को गुमराह किया जाए, लोग अपने बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटा के वो फिर लसानियत जैसी लानत के अंदर मुब्तला हो जाए। हालांकि जितनी महंगाई का दौर है, अवाम को तो इन लोगों को रिलीफ देना चाहिए, उल्टा अवाम को वो और मसाइल की तरफ धकेल रहे हैं अवाम। अब आप ये भी देखें, फिर हम पीएसपी की तरफ आते हैं। अब आप ये देखें कि ये गुजरे हुए कुछ दिनों में ही आपको काफ़ी सारी पता चला होगा कि लोगों ने खुदकुशी की, और इस तरह बेरोजगार हैं या पूरा नहीं हो रहा या जॉब्स नहीं है, और महंगाई इतनी ज़्यादा है। हमारे मुल्क की आवाम, हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, लोग कितने ज़्यादा परेशान है। फिर अब अच्छा कहते हैं सियासत, आप अच्छी सियासत करें, गंदी सियासत ना करें, कि आपकी आवाम ही, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आवाम को ये लगता है कि अब होने वाला कुछ नहीं है, अब ये चीज़ें इसलिए जो खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं उनकी मेन वजह मुझे ये लगती है। आप क्या कहेंगे? असल में ना बात दरअसल ये है कि हर बंदा अब खुदकुशी भी नहीं करेगा। ये पीपल्स पार्टी कल के दहशतगर्द आज बना रही है। अब एक बंदे को जब मेरे बुनियादी हकूक, मेरे बुनियादी राइट्स ही नहीं मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा। और आपके इल्म में होगा जैसे पिछले दिनों शहर पूरा राह के तसल्लुत में था, एक पहले लसानियत पे सियासत करने वाली पार्टी इस शहर में यानी कि पावर में थी, तो वो क्या होता रहा, रोज 22-23 बंदों का कत्ल होता रहा। अब वो यानी कि ये हमारे मुल्क के चलाने वाले इदारों को भी सोचना चाहिए कि भाई ऐसी जमहूरियत जो लंगड़ी जमहूरियत है जिसमें जागीरदार वडेरों को फायदा इस जमहूरियत में होता है, तो वो क्यों नहीं अवाम के बुनियादी मसाइल के लिए जद्दोजहद करते, वो क्यों नहीं अवाम के बुनियादी मसाइल की तरफ सोल्यूशन की तरफ जाते। अब मुझे आप बताएं ना कि पूरी दुनिया में कभी आपने सुना है कि रोटी कपड़ा मकान पे सियासत होती है? पूरी दुनिया में कभी आपने सुना है कि तब्दीली आ जाएगी इस नाम पे सियासत होती है? या पूरी दुनिया में आप मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दें कि जहाँ पे वोट को इज्जत दो पे सियासत होती है? यहाँ पे सब अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। एक ख़ास इशराफिया है जो हमारे इस पार्लिमानी निज़ाम पे मुसल्लत है। आप देख लें पिछले दौरों में डिक्टेटर आते रहे और वो बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम देते रहे और लोग खुशहाल भी हुए हैं, और हमारी इकॉनमी, हमारे मुल्क की ग्रोथ भी बेहतरीन हुई है। मगर आप ये देखें ना, अब 13 साल से इस जमहूरियत को अब आवाम मिठाई नहीं बांटेगी। अगर कोई इस तरीके का खुदा ना खास्ता मिसैब हो जाता है और कोई डिक्टेटर मुसल्लत हो जाता है, तो अवाम में इस जमहूरियत से जान छुड़ाने के लिए मिठाई नहीं बांटेगी तो क्या बांटेगी? इसका तो हल बहरहाल अवाम को सोचना है। और अवाम का अब इस ये जमहूरियत के प्रोसेस से आप देखते जाए ना, अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए कितने % लोगों ने वोट कास्ट किए, यानी कि अब 70% लोग आपका इस मुल्क में वोट कास्टिंग करता है। यानी कि क्यों नहीं करता? उनको पता है कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं है इस जमहूरी प्रोसेस को सपोर्ट करके। तो मेरी नज़र में अवाम को अब सोचना पड़ेगा। पाक सरजमीन पार्टी एहतजाज कर रही है इसी हवाले से कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक अवाम की सहूलियात से है, अवाम के राइट से है। अब अवाम को निकलना पड़ेगा और अवाम को अपने हक के लिए आवाज़ लगानी पड़ेगी और इस वडेरा और जागीरदारा निज़ाम से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। एक ब्रेक का टाइम आ गया जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बात करूंगी, फिर उसके बाद जो कराची के मसाइल है उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। पीएसपी का फ्यूचर क्या है, आपको क्या नज़र आता है?
पीएसपी का फ्यूचर तो मुझे एज अ कारकुन। एज अ कारकुन से हाँ। बता रहा हूँ मैं। हाँ। पीएसपी का फ्यूचर तो मुझे बहुत रोशन नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी मुकम्मल आवाम की सहूलत, आवाम के मुकम्मल हकूक़ की अलमबरदार है। और हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, आपने माजी में भी उनका किरदार कराची के हवाले से देखा है कि उन्होंने वहाँ वहाँ लोगों की खिदमत की है कि जहाँ उनका कोई उस जमात का कोई वोट बैंक भी नहीं था, और ना जमात की तरफ से उनके कोई ऐसी पॉलिसी थी कि वो मुबारक विलेज, शायद आपने नाम जी सुना जी हो, आप बिल्कुल। गई हैं नहीं गई बिल्कुल। मुझे नहीं पता। मेरा इत्तेफाक हो चुका है वहाँ जाने का, तो वहाँ पे रोड्स नहीं थे, वहाँ पे रोड बनाए, वहाँ स्कूल नहीं थे, वहाँ पे स्कूल बनाए, अच्छा। वहाँ पानी नहीं था, वहाँ पानी पहुँचाया। बाबा आइलैंड एक जजीरा है, जी। वहाँ पे समुंदर के बीच में से पानी की लाइनें वहाँ पे मुस्तफ़ा भाई ने पहुँचाई। कराची में आप देखें अंडरपास और मजबूत, यानी कि एक बलदियाती निज़ाम के तहत उस टाइम सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने परफॉर्म करके दिखाया, लोगों के दिल जीत के दिखाया। और आज भी मुस्तफ़ा कमाल भाई तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टियों की शदीद तरीन मुखालफत कर रहे हैं अवाम के हकूक़ के लिए, मगर ये तमाम पार्टियां मिल के हमारे सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई के खिलाफ कोई एक करप्शन का केस नहीं निकाल सकी। यानी मुत्तहदा को भी आप जी। देखते हैं वो आड़े हाथों लेते हैं। पीपल्स पार्टी से तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, यानी कि फेडरल और सूबाई हुकूमतें मिलकर भी उनके माजी के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकी। तो हम आवाम के राइट्स की और आवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं, और हम आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि आपके मसाइल का हल एक मुकम्मल अच्छे और बलदियाती निज़ाम के अंदर है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि अवाम तो अब डर चुकी है, ठीक है। जब अवाम ने सोचा कि तब्दीली की तरफ आते हैं और शायद ये बेहतरी की तरफ जाए, नया पाकिस्तान बने, अवाम ने एक नए तौर पे नए सिरे से ट्रस्ट किया। अब अवाम डरती है कि फिर किसी नई तरफ, खैर माजी तो उनका देखा हुआ है पर वो किसी और हवाले से देखा हुआ है, तो अब वो अवाम, आपको लगता है कि फिर दोबारा से उस तरह तैयार होगी? क्योंकि तब्दीली के नाम पे जो अवाम के साथ हुआ है, अब वो उस सदमे से ही अवाम बाहर नहीं आ रही। असल में बदकिस्मती ये है, मेरे नज़दीक के अवाम हमारी शख्सियत परस्ती के फितने में मुब्तला हो चुकी है। और मेरे नज़दीक ये शख्सियत परस्ती का फितना इतना ख़तरनाक है कि बुत परस्ती से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कि पुराने अदवार में आप देखेंगे कि लोगों के अंदर किरदार होते थे, मगर वो बुतों की पूजा करते थे जो जहालत पे। आज लोग जिंदा इंसान को पूछते हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि वो मोहतरमा शहीद हुए हुए 2008 से आज कितना अरसा हो गया भुट्टो को शहीद, मगर लोग आज भी भुट्टो जिंदा है के नाम पे वोट देते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि हम अपना वोट किस किरदार के बंदे को दे रहे हैं। तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो हालात ऐसे ही अवाम के ऊपर मुसल्लत होंगे। अवाम को ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं अपने गली के कौंसलर को या हमारा जो एमपीए है इसका किरदार क्या है, इसका माजी क्या है, इसका बिजनेस क्या है, इसके घर में अपने परफॉर्मेंस कैसी है। वो मालूम होता यह है कि वो 2 नंबर कारोबार से मुंसलिक है, उसका कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। हम उसको किसी भी सियासी जमात के बिहाफ पे जो हमें पसंद होती है, जो चेहरा, हम उसको मुंतखब कर देते हैं, तो उसने क्या देना है। अब आप सुअर का गोश्त जब मशीन में डालेंगे तो बकरे का कीमा तो नहीं निकल सकता, उसके अंदर से तो सुअर का कीमा निकलेगा। तो ये आवाम के ऊपर मुनहसर है कि वो ये देखें कि भाई हम किसको मुंतखब कर लें। आप देखें जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ किरदार की बेस पे लोग सामने आते हैं या शख्सियत की बेस पे लोग मुंतखब करते हैं। तो जब तक ये अवाम इस फितने से बाहर नहीं निकलेगी और वो इस बारे में नहीं सोचेगी, तब तक इस जिल्लत के माहौल से वो नहीं निकल सकते। ठीक है। अच्छा, मतलब और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पर भी हम ज़रूर बात करें कि हम लोग अब सोचते हैं कि वो दौर अच्छा था, पीपल्स पार्टी का, इतनी महंगाई नहीं थी। वो मुस्लिम लीग नून का दौर अच्छा था, इतनी महंगाई नहीं थी। अब तो इतनी महंगाई होगी, अब तो दोबारा बस इन्हीं में से किसी को लेकर, मैंने लोगों के मुंह से ये बातें सुनी हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना तो यही कहूँगी कि अब आने वाली हुकूमत भी इस महंगाई को कम नहीं कर सकती। ये महंगाई जिस लेवल पे जा चुकी है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? असल में मसला ये, मतलब आने वाली हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? मसला तो बेसिक देखा जाता है कि महंगाई के रीज़न क्या है। असल में हमारा जो बदकिस्मती से ये पार्लिमानी निज़ाम है, एक तो ये बहुत महंगा है,
और यहाँ पे उस तरीके से आवाम को रिलीफ देने के लिए अब आपकी ये चीज़ें सारी कंट्रोल होती हैं। आपके इदारे जब मजबूत नहीं है, आपके इदारों में नाअहल लोग लगे हुए हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पे कि डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर उनकी क्राइटेरिया क्या है, वो किस बेस पे काम कर रहे हैं, उनका स्टाफ क्या कर रहा है, इदारे कहाँ पर हैं, तो फिर हालात अब इतना महंगा बलदियाती निज़ाम, अब इतना महंगा पार्लिमानी निज़ाम है हमारा कि अरबों खरबों रुपए के उनके एक्सपेंस हैं। हमारा गरीब मुल्क है। अब कोई आप मुझे बताए ना, सारे सरमायादार बैठे हुए हैं सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में, और मैं गारंटी से आपको बोलता हूँ कि किसी ने 1 रुपया नहीं छोड़ा होगा आज तक पाकिस्तान की मोहब्बत में, कि यार हमारा इतना गरीब मुल्क है, हमारी इतनी 70% गरीब आवाम है, तो ये हम फी सबिलिल्लाह ही हुकूमत, तो ये अपने बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं कर रहा। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप देखें ना कि जितने लोग हमारे सूबाई या कौमी असम्बली में, आप इनका वो इलेक्शन कमीशन से ले लें कि हर आने वाले जो वो असासे अपने डिक्लेयर करते हैं तो वो कई गुना बढ़े हुए होते हैं। अच्छा, वो जो ट्रिक है वो एक आवाम को नहीं देते कि भाई आप भी हम इस चीज पे अमल करते हुए आप भी अमीर कबीर बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा पार्लिमानी निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा है। ये बोसीदा निज़ाम को ख़त्म करके एक नए तरीके का निज़ाम लेकर आना चाहिए जिससे पाकिस्तान में एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। अब मुझे ये बताएं, किसी की अगर सैलरी 20 से 25 हज़ार है तो महीने के 30 दिन किराया देना, गैस का बिल, बिजली का बिल और रोज़ का, वो किस तरह से, अगर वो रोज़ का 100 रुपया 200, जो कि मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ, तो भी नहीं पूरा कर सकता। मतलब आप किस तरह से बजट बनाते हैं, आप किस तरह से गरीब आवाम का, आप अगर जब भी कोई भी, मैं ये सबके लिए बात करूंगी, कोई हुक्मरान आता है तो वो आवाम के लिए, गरीब इंसान के लिए बातें करके, नारे लगा के और उनसे वादे करके आता है। तो फिर जब आप कोई बजट बना रहे होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, उस टाइम उस गरीब को सामने रख के, उसकी सैलरी, उसकी हर एक चीज़ रख के फिर आप बजट बनाए ना, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वोट लेने, वादा करने और हर चीज़ के लिए आप उनके पास आते हो कि वो आपको वोट दें। असल में बदकिस्मती ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर बोलते हैं कि 2 लाख रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता। अच्छा, वही प्राइम मिनिस्टर ये नहीं देख रहे कि यार जब मेरा गुजारा 2 लाख रुपए में नहीं हो रहा तो ये गरीब आदमी 25 से 20 हज़ार रुपए में कैसे गुजारा करेगा। अब फिर बात वहीं पे आ जाती है। मैं तो ये समझता हूँ नहीं कि अगर किसी ने अल्लाह को देखना है ना, वो पाकिस्तान आ जाए, कि दिमाग काम नहीं करता ना। आप मुझे बताएं कि आप पानी खरीद के भी पी रहे हैं, हाँ। आप बिजली के नाजायज बिल भी भर रहे हैं, गैस आपके मुल्क में आ नहीं रही, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि कोई ऐसा बंदा है, ये आपके जो यहाँ पे स्टाफ भी काम करता होगा, इनसे पूछे आप अपने बच्चों को कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ना आपकी रियासत नहीं, हुकूमत, ना आपकी हुकूमत हस्पताल दे पा रही है, ना आपकी हुकूमत तालीम दे पा रही है, और निज़ाम अदल का निज़ाम तो आपने देखा हुआ है कि वो सबसे महंगा तरीन दुनिया का निज़ाम अदल हमारे पाकिस्तान में है। तो जब तक ये तीनों चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, क्या आवाम करेंगे। तो ये अब आवाम को सोचना पड़ेगा, आवाम को निकलना पड़ेगा, और इनकलाब उसी सूरत में ही आते हैं जब इनकलाब, जब आवाम रोडों पे आती है, जब आवाम अपने हकूक के लिए निकलती है। अब रोज रोज के मरने से मैं तो समझता हूँ कि एक दफा बाहर निकल के इनकी गोलियों से मर जाना बेहतर है। आप ये देखें ना कि ये कितना जहनों से अवाम के खेला जा रहा है, कि अवाम को इतना फंसा दिया गया है, क्या वो बिजली के बिलों में हो, चाहे वो गैस की बंदिश हो, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे वो पानी की रोक रुकावट हो, चाहे वो महंगाई हो, कि अवाम इन मसलों में, जब सुबह मर्द उठता है या औरत उठती है तो उसके जहन में ये होता है अब गैस नहीं आ रही कि मुझे चाय बनानी है, मर्द को ये होता है कि अभी पानी घर पे नहीं आ रहा क्योंकि इतने दिनों से पानी बंद हुआ, मुझे बाहर से कैन उठा के लाने हैं, फिर जहन में ये होता है कि अब मुझे मजदूरी करने भी जाना है, अगर आज मजदूरी ना बनी तो मिली मजदूरी मुझे, तो रात को मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगा। ये जब चीजें चल रही होंगी, अवाम कैसे बाहर निकलेगी? जब किसी का घर में कोई भूखा मर रहा होगा तो बाहर किस तरह से निकलेगा? असल में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, वहाँ पे आप देखें कि हर रोज एक नई तहकीक करते हैं लोग, हर एक नई चीज लेकर आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि वो, उनको पता है कि एक मखसूस किस्म की अशराफिया है, उनको पता है कि इनको बुनियादी ज़रूरियात से ही नहीं निकलने दो कि ये आगे की बात सोचे। आगे की बात सोचे। लाजमी सी बात है कि अगर मेरे बच्चे को तालीम मिल रही होगी, मुझे दवाई मिल रही होगी, मुझे हर सहूलत मिल रही होगी, तो मैं
पूछूंगा ना हुक्मरानों से कि भाई ये आप आज वो एफएक्स में घूमते थे तो ये लैंड क्रूजर कहाँ से आ गई, तो वो बोलते हैं कि इनको इन्हीं चीज़ों से नहीं निकलने दो कि ये हमारी तरफ आए और हमारे बारे में पूछें और हमारे बारे में मालूमात हासिल करें। इनकी मालूमात का सिर्फ महवर ये होना चाहिए कि गैस आ रही है नहीं आ रही, बिजली आ रही नहीं आ रही, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, महंगाई कितनी हो गई कितनी नहीं। जब वो अवाम इन चीज़ों से नहीं निकल पाएंगे तो उनको पता है कि हमारे करीब कौन आएगा। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब कोरोना जब हुआ और लोगों के क्या मामलात थे दुनिया भर में, आप देखें कि हुकूमतों ने अपनी आवाम को, अपने मुल्क को सपोर्ट किया। जो लोग घर बैठे हुए थे उनके गेट तक उनके राशन जाते थे, जो रेंट पे लोग थे उनके रेंट किस तरह से पे हो रहे हैं, ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी थी, इसलिए कि वो वहाँ के जो है नेशनल है, उसके अलावा वो वहाँ टैक्स पे करते हैं। यहाँ हम एक छोटी सी चीज़ खरीदते हैं हम भी टैक्स पे करते हैं। पर जब कोरोना जैसी एक वबा आई तो एक दो तीन बार कहीं राशन बटे होंगे, सुनने में आया, कुछ लोगों को मिला, हकदारों को मिला, कुछ हकदारों को नहीं मिला। वो कोई तरीकेकार नहीं था, ठीक है। जिन लोगों को घरों के रेंट जिन लोगों ने नहीं दिए उन लोगों ने घरों से बाहर निकाल दिया। मालकान को ऐलान हो गया कि आप 2 महीने का किराया न लें, आप 1 महीने का किराया न लें। पर जो मालिक अगर उसी किराए पे चल रहा है कि उसके घर का राशन उससे चलता है तो वो कैसे ना किराया मांगे उस किराएदार से। तो लोग बेघर भी हुए, लोगों को भूख का भी सामना करना पड़ा। फिर इस चीज़ में जब ऐसी आवाम है, आप उनसे ये कहते हैं कि आप टैक्स पे करो, मुल्क खसारे की तरफ जा रहा है, तो आपको जब आवाम टैक्स पे कर रही है रिटर्न में आप क्या दे रहे हो। हमारे एजुकेशन का अगर आप निज़ाम देखो क्या है, हम गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेज सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, वहाँ का सिस्टम इतना ख़राब है। फिर आप जो है हेल्थ का देख लें, आप हमारे हॉस्पिटल्स को जाके देख लें कि वहाँ बाहर लोग जो हैं बीमार किस तरह से ड्रिपें लगी हुई बैठे हुए होते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं अपनी बारी का कि हम कब जाएंगे। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं, मैं अब जाती भी हूँ, शोज़ भी करती हूँ, अब मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने खुल के भी आ रही है जिस पर मैं प्रॉपर तस्दीक के साथ बात कर रही हूँ कि वो बंद हैं, उन पे कोई काम नहीं हो रहा, पर वो खातों में रेडी तैयार हैं, वहां से सारे उनका जो फंड है वो जा रहा है, हर महीने हर एक चीज का जा रहा है। बंद हॉस्पिटल पे, बंद जगहों पे पैसा जा रहा है। तो ये क्या सिस्टम क्या है, और इस सारी चीजों का खमियाजा भुगतना पड़ता है आवाम को। असल में आप ये देखें कि मैं सिंध की बात करता हूँ कि यहाँ 70 लाख बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे जिनके स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जा रहे। 45,000 स्कूल हैं जिसमें से 18,000 स्कूल गोस्ट हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि सूबाई हुकूमत ने अभी वो निकाला था कि हम लोगों ने 2200 अरब रुपए एजुकेशन पे खर्च कर दिए हैं। अब हेल्थ के तो मामलात आपके सामने है ना, तो अब मुझे आप बताएं कि इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई 2200 अरब रुपए आपने कौन से स्कूलों पे लगा दिए हैं, आपने कहाँ खर्च कर दिए हैं। अच्छा, पहले करप्शन का और अच्छा, इधर एक चीज और ऐड करूं, ये जो बैठे हुए हैं खुद पाकिस्तान से बाहर बड़ी बड़ी जगहों से वो पढ़ के एजुकेशन अपनी मुकम्मल करके आए, फिर वो यहाँ के सिस्टम को अगर देखते हैं एजुकेशन के तो उनको शर्म नहीं आती कि हम अपनी आवाम को क्या दे रहे हैं। असल में ना जो बाहर की आप बात कर रही है ना, वहाँ पे लोग टैक्स खुशी से देते हैं। उनको पता है कि ये हमारा दिया दिया हुआ टैक्स हमारे ऊपर ही बेहतरीन बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से, बेहतरीन अंदाज से और बेहतरीन सहूलत के नज़रिए से हमारे ऊपर लगेगा। यहाँ पे मसला ये है कि हुकूमत जबरन आवाम को कुछ दे नहीं रही और जबरन टैक्स भी ले रही है। अब हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे हालात मज़ीद बदतरीन होते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक बात आवाम को भी समझने की ज़रूरत है कि भाई वो भी बेहिस हो गई है, वो भी नहीं पूछ रही कि भाई तो आप कर क्या रहे हो, ये करोड़ों अरबों रुपए के बजट जो आपको मिल रहे हैं ये हमारे ऊपर तो लग नहीं रहे। पहले करप्शन भी हम सुनते थे कि 30-40% होती थी, अब तो यकीन करें कि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वो बोल रहे हैं बस आप फाइल साइन करें। और पहले ट्रैक्टर चलता था, कोई झाड़ियां कटती थी, कोई नजर आता नजर था, अब आता तो था। वो बारों बार ही काम हो रहा है। और इसका फायदा पीपल्स पार्टी इसलिए उठा रही है क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट को चलाना है। उन्होंने भी हमें इनके सुपुर्द कर दिया है कि इनको काटो, नोचो, गिद्धों की तरह खाओ। तो ये सारी सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम को निकलना पड़ेगा अपने हकूक के लिए और इस जुल्म के खिलाफ। अगर जुल्म के खिलाफ नहीं निकलेंगे तो ये इनकी सोच है कि ये जुल्म खत्म हो जाएगा, बल्कि ये और भयानक सूरत में इनके सामने आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं जब
कोरोना के दौरान मेरी पाकिस्तान से बाहर अपने कुछ दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात होती थी तो वो इतने रिलैक्स होते थे। मतलब जब मैं उनसे बात करती थी तो मैं फील करती थी कि ये इतने रिलैक्स क्यों हैं। यहाँ जो हम अपने लोगों को देखते तो उनको ये परेशानी होती है कि अब अगर लॉकडाउन ना खुला तो हमारा घर किस तरह से चलेगा, और वो लोग बड़े खुश होकर कहते थे नहीं हमें कोई मसला नहीं है, हमारी गवर्नमेंट जो है हमें सारी चीज़ें दे रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जब हम अपने आसपास देखते थे तो लोग परेशान थे कि अगर ये लॉकडाउन नहीं खुलता तो हम तो रोज़ के दिहाड़ीदार लोग हैं, हम लोग क्या करेंगे। ताजिर जो बरादरी है वो इतनी परेशान, जो दुकानदार लोग हैं वो इतने परेशान। मतलब कोई मैं ऐसा शख्स नहीं देख रही थी जो परेशान नहीं था। और उधर अगर आप देखें तो उन लोगों ने सिस्टम अपना इतना अच्छा किया। इंसान वक्त के साथ बेहतरी की तरफ जाता है, हम वक्त के साथ और पस्ती की तरफ जा रहे हैं। असल में ना सिस्टम उनका बेहतरीन, फिर आप देखेंगे ना कि उनके मुकामी लोग हैं, हर गलियों में उनके हुकूमती ओहदेदार हैं कि जो अवाम के मसाइल पे नजर रखते हैं। अब हमारे यहाँ आप मुझे बताएं ना कि एक गली में आप पोजीशन देख लें कि डकैतियों की क्या सूरत हाल बढ़ती जा रही है, और ये बहुत यानी कि समझ लें कि खतरनाक बात है। अच्छा, आपको आप हम शहर में निकल जाएं तो आपको बेचारे मांगने वाले वो पहले सिग्नल पे एक आध खड़ा होता था, अब आप सिग्नल पे गाड़ी रुके तो आपको भरमार नजर आती कि लोग क्या करेंगे। जो डाका नहीं मारेगा वो लाजमी सी बात है भीख मांगने पे। और बड़े सफेद पोश लोग, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह माफ करे कि हमारी तो रूह कांप जाती है कि देख के कि एक बंदा 20, 22, 25 हज़ार रुपए में कैसे घर का। तो जब हमारे ये तो बाहर का पानी पीते हैं, फ्रांस का पानी पीते हैं, वो आवाम को नजर नहीं आती, इनको तो बोतल खोल के दी जाती। इस किस्म के नाअहल लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है तो क्या होगा। अवाम, आप मुझे ये बताएं कि इनको अवाम का दर्द या अवाम किस हाल में रह रही कैसे पता चलेगा। आप किसी मिनिस्टर को देख लें, आप किसी नाजिम को भी देख लें, मैं तो अब ऊपर जाती ही नहीं हूँ, जब वो अपने घरों से निकलते तो यकीन करें उनकी गाड़ियों के साथ लोग होते हैं, वो तो किसी से मिलते भी नहीं। कोई अगर पास आ रहा हो तो वो ऐसे लोग रोक रहे होते हैं कि इनके पास भी कोई ना हो। वोट कौन दे रहा है, कौन आपको ला रहा है कि अब आप को कोई हकदार आके आपसे बात भी नहीं कर सकता। आप लोग ऐसे डर के पीछे, और इतना प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें, तो जब ये अवाम में जाएंगे नहीं तो इनको पता कैसे चलेगा कि इनके मसाइल क्या है, अवाम चाहती क्या है। असल में उनको पता है कि हम अगर पकड़े जाएंगे तो अब जो मुझे देखे ना, नैब एक इदारा है, एंटी करप्शन इदारा है, आप पूरी लिस्ट निकाल लें कि कितने लोगों को इन्होंने पकड़ के सजा दिलवाई है आज तक। अब नैब, आपने ये सुना होगा कि भाई बड़ा कोई हुकूमती ओहदे पे एक बंदा था, उसको पकड़ लिया और अरबों रुपए हम लोगों ने उसे रिकवर किए। तो भाई आपने उससे पैसे लेके, उसने वो बार्गेनिंग की, आपने अगर से 5 अरब की करप्शन की है, 2.5 अरब आपको दिए, फिर आपने उसको छोड़ दिया। जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, चोर के हाथ नहीं काटेंगे, चोर को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो हालात तो बदतरीन हो जाएंगे। अब मुझे आप ये समझ जाए ना, आपके तो इल्म में होगा, मुझे आप बताएं कि कितने लोगों को यहाँ पे करप्शन पे सजा मिली है। तो उनको पता है कि हमारा निजाम ही ऐसा है, खाओ पियो और मौज करो। अगर करप्शन पे हमारे मुल्क में सजा मिलती तो यकीन करें ये करप्ट लोग कब से खत्म हो जाते। तो क्योंकि नजर आता ना कि अगर हम ये करते हैं तो उसकी सजा भी है। भाई अब पता ये है कि जोड़ तोड़ है लोगों को ये धंधा। आप मुझे बताएं कि अभी इलेक्शन आते हैं, कितने लोग खड़े होते हैं यहाँ पे, तो लोगों का इतने जहनी तौर पे पोलियो ज्यादा लोग हैं कि इनका माइंडसेट ये कि भाई आप मुझे हुकूमती ओहदा दोगे तो मैं खिदमत करूंगा, आपको बगैर ये आप जितनी भी ओपोजिशन है, आप मुझे बताएं ना कि अपने गली के बाहर की ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को एजुकेट करने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह के बंदो कि आपके बुनियादी हकूक किस तरह मिलने हैं। आप मुझे बताओ ना, बस मुझे MNA बना दो, मुझे MPA बना दो, मुझे फलां बना दो, मुझे ढिमकाना बना दो, तो वो इसी सूरत हाल में वो मामला चल रहे हैं लोगों के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं एक चीज़, क्योंकि हम ज़्यादा कराची पे इसलिए बात करते हैं क्योंकि कराची में रहते हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि कराची से ज़्यादा बुरा हाल किसी और शहर का मुझे नहीं लगता। मैं जितना घूम के आई हूँ जिन जिन शहरों में, मुझे शहरों के हैं, हाँ, इससे बदतरीन हालात हैं कराची में। तो यहाँ पे मीडिया आज़ाद है, आप लोग बात करते हैं, और एक इंटरनेशनल सिटी है, मगर आप जब ये अंदर चले जाएं, हाँ, बिल्कुल वहाँ तो है। वहाँ तो बदतरीन हालात है ना। वहाँ पे आप आवाज भी नहीं उठा सकते, आपको पता है कि क्योंकि वडेरा कत्ल कर देगा, कोई जागीरदार घर में घुस जाएगा, कोई निजी जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो अभी तक अवाम आजाद नहीं है। पहले बराह रास्त हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो रिलीफ था। आप मुझे बताएं ना कि कोई ऐसी चीज आप मुझे बताएं
कि जो अंग्रेज आपको नहीं दे रहा था, मुझे एक वाकया तारीख से बताएं कि अंग्रेज आपको क्या नमाज पढ़ने से रोक रहा था, अंग्रेज आपको हज करने से रोक रहा था, मसला क्या था अंग्रेजों से आपने जान छुड़ाई कि आप बोल रहे थे कि भाई हम मजहबी तौर पे आज़ाद नहीं है। अब आप मजहबी तौर पे आज़ाद हो गए मगर आप अंग्रेज़ों के गुलामों के गुलाम हो गए हो। हाँ। यानी कि वो तो आप पे फिर जबर नहीं करता था, वो तो अपने काम से काम रखता था, वो आपको फिर सहूलत दे रहा था। आज आप भी उन्हीं के ट्रकों पे, उन्हीं के ब्रिजों पे सफ़र करते हुए आप पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं। इन जमहूरी हुकूमतों ने आपको क्या दिया सवाए नफरत फैलाने के, सवाए फसाद करवाने के? ये आप मुझे बताओ ना, कौन सा शऊर दिया है इन्होंने? ये हमारी जो न्यू जनरेशन, कौन सा साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बाद इन्होंने बनाया है? हमारे तालीमी सेटअप से, हमारी यूनिवर्सिटियों से लोग क्या लेके निकल रहे हैं? अभी आपके सामने सानिया सियालकोट जो हुआ है, जी इसकी क्या मुहर्रकात हैं, इसकी क्या वजह है? स्ट्रेस है लोगों के अंदर। जी। अब वो लोग ये समझते हैं कि दुनिया में कुछ मिल नहीं रहा, बस किसी को कत्ल करो, कोई ऐसी चीज़ ढूंढो और वो जन्नत हासिल कर लो। जन्नत। तो जब शऊर ही नहीं है, जब लोग ज़हनी तौर पे इतने बेचारे परेशान हैं, तो वो फिर क्या होगा? आप खुद इस चीज़ का फैसला करें। बिल्कुल ऐसा है। और अब मुझे आपको क्या लगता है अब आगे क्या नजर आ रहा है कि आइंदा आने वाला क्या फिर तब्दीली आएगी? क्योंकि बड़े वो तो बहुत कॉन्फिडेंस में है कि फिर से तब्दीली मैं तो आएगी। ये समझता हूँ कि शायद इस दफ़ा जो हमारी बराह रास्त में बात करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस अवाम को ना जमहूरियत के प्रोसेस से उनका पेट भरने लगे हैं। कि पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को फुल फ्लैश टाइम दिया, हालात बदतर हो गए। फिर नवाज शरीफ आ गए, हालात बदतरीन हो गए। फिर इसके बाद अब पीटीआई की हुकूमत जब से इमरान खान आया, तो अब आपके सामने के बद से बदतरीन से भी आगे की बात हाँ। चली गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो ये सेटअप है कि वो अवाम इस हमारे जमहूरी निज़ाम से अच्छी तरह पेट भर जाए, तो फिर कुछ इस्टेब्लिशमेंट आगे के लिए अवाम के लिए कुछ सोचे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, आप देखते रहें हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।